हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी ज्योति सोनी। और आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है, एक्चुअली ये एक रिवीजन चैप्टर होगा। रिवीजन चैप्टर क्यों? तो मैं बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक के जितना भी एंशियंट इंडिया में पढ़ा हुआ है या एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो आज उन सब का निचोड़ हम यहाँ पे निकालेंगे इन फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, साइंस, इन सारी चीजों में। ओके, तो मैंने ये चीज करेक्ट कर ली, वो थोड़ा और दिखाई दे रहा था। ओके, तो आर्ट एंड कल्चर का जितना भी कंट्रीब्यूशन रहा है कल्चर का, साइंस का एंशियंट इंडिया में, तो वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। भाई अब इंटरेस्टिंग तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जितना भी हुआ है इन पास्ट उन सबको हम वापस से अगेन रिवाइज भी करेंगे और हमें पता भी चलेगा कि जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में जो भी चीजें हैं उनका जो हमारा हिस्ट्री है, हमारा जो पास्ट है, उससे क्या कनेक्शन है। और वो मतलब एक रहता है ना, एक ओरिजिन। ठीक है, जो भी चीज हमारे पास है तो उनका ओरिजिन पॉइंट क्या था, तो वो चीजें हमें वापस से पढ़ने को मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हम यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पर देखना है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन द फील्ड आर्ट एंड एग्रीकल्चर में, साइंस मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन में, लिटरेचर में, एंड क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी। इन सारी चीजों में हम एंशियंट इंडिया का क्या कहना चाहिए, कंट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में बात करें इंडिया में, तो सबसे जो बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, तो वो क्या है? लिटरेचर की फील्ड में। और लिटरेचर की फील्ड में क्यों है? क्योंकि भाई हमारे पास में हमारे सबसे बड़े कहे जाने वाले जो वेद होते हैं वो हमें एंशियंट इंडिया ने ही दिए हैं, या एंशियंट हिस्ट्री से ही हमें वेदों के बारे में पता चला है। और हम जिस रिचुअल को फॉलो करते हैं आज तक के, है ना, हम वैदिक से रिलेटेड है। हम वैदिक क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो हिंदू धर्म है, तो वो कहीं ना कहीं हर एक उसकी पूजा पाठ जो होती है वो वैदिक रिचुअल के आसपास ही घूमती है। हालांकि हम इतने स्ट्रिक्टली नहीं करते हैं, बट हम वहीं घूमते हैं। तो हमारे पास में सबसे बड़ा जो यहाँ का जो बेनिफिट मिलता है वो ये था कि हमें यहाँ से वेद मिले। वेद आपको पता है हम लोगों ने 4 पढ़े हुए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, सारे वेद जो है हमें उस टाइम के जो भी आर्यंस आए हुए थे उन सबकी रिलीजियस लाइफ के बारे में, उनका रिलीजियस बिलीव क्या था, उनका सोशल एनवायरमेंट क्या था, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ऋग्वेद पहला वेद था, ये सबसे पुराना वेद की बात करें, सॉरी मैं बार बार वेग प्रोनाउंस हो रहा है, बट इट्स वेद। ठीक है, अगर सबसे पुराने वेद की बात करें तो वो ऋग्वेद था, सभी लोग जानते हैं, जिसमें 10,552 वर्सेस थे। ठीक है, और ये किसके बारे में बात करता है? ये जो इंटायर वैदिक नॉलेज है उसके बारे में बात करता है। ऋग्वेद में सारा की सारा जो वैदिक नॉलेज है वो है, और उसे क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ द इंटायर वैदिक नॉलेज, ये भी कहा जाता है। सेकंड, हम यजुर्वेद के ऊपर बात करें तो यहाँ पे सारे जितने भी सेक्रीफाइसेस होते हैं, जो भी ऑफरिंग होता है गॉड के लिए, जितने भी हवन यज्ञ वगैरह किए जाते थे, तो इन सारी चीजों के बारे में यहाँ लिखा है। और यहाँ पर कितने मंत्रों के बारे में लिखा है? 2000। ठीक है, फिर आता है सामवेद। तो सामवेद वो यू कहे तो ह्यूमंस फॉर सिंगिंग, या तो फिर ये संगीत कहा जाता था, जिसमें भी 2000 वर्सेस मिलती है। देन अथर्ववेद आता है जिसमें 6000 वर्सेस और रिचुअल एंड रीड जो है वो इसमें शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ऋग्वेद के, सॉरी, जो वेद आते हैं, वेद के बाद में हमें उपनिषद मिलते हैं। हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके थे कि उपनिषद एक्चुअल में क्या होता है। तो टीचर, सॉरी सॉरी, ठीक है, तो उपनिषद क्या होते हैं? जहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट को कोई ना कोई नॉलेज देते हैं। या पहले के जमाने में मतलब स्टूडेंट टीचर, मतलब स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो भी कन्वर्सेशन होता था, डिपेंड करता है, मतलब वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वो कोई ना कोई नॉलेज है जो टीचर अपने स्टूडेंट को हमेशा दिया करता था। तो वो ओरली फॉर्म में होता था, और इस ओरली फॉर्म को जब रिटर्न इसमें डालते थे तो इसे ही हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। अब उपनिषदों में क्या क्या शामिल है, मतलब जो कन्वर्सेशन होता था वो क्या होता था? तो जो यूनिवर्स का एक
एकदम डीप नॉलेज है, ह्यूमिनिटी है, अल्टीमेट ट्रूथ है, मतलब जो एकदम लास्ट लेवल का ट्रूथ होता है ना, जो गौतम बुद्ध को और महावीर स्वामी वगैरह को मिला था, तो उस टाइप का वैदिक रिलीजन्स में जो अल्टीमेट ट्रूथ हुआ करता था, वो सारी चीजें जो है वो उपनिषद में शामिल होती है। और उपनिषद के ऊपर बात करें तो ये हम जो वर्ड का एकदम रिचेस्ट लिटरेचर बोलते हैं ना, तो वो भी उपनिषद होता है, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे डीप नॉलेजेस शामिल हुआ करते थे। The Upanishad contain teachers by the celebrated teacher to their selected disciplines. They are in the form of dialogue between the teacher and the student, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये डायलॉग फॉर्म में या ओरली फॉर्म में हुआ करता था और बाद में इसे लिखा जाता था। It is said that there are more than 100 उपनिषद। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट उपनिषद है वो कौन कौन से है? मांडुक्य, छांदोग्य, काठो, केना, प्रश्ना, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट उपनिषद है जो कि यूज हुए हैं और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। तो उपनिषद की आई थिंक आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे से पता हो चुकी होगी कि उपनिषद जो है वो क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का कन्वर्सेशन है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास में एक सेकेंड, उपनिषद का जो टर्न है वो क्या रहता है, देखो उपनिषद जो है वो दो वर्ड से मिलकर के तोड़ा जाता है, एक तो उप एंड देन निषद। तो उप मीन्स क्या होता है, बाय, एंड निषद मीन्स होता है सिट डाउन, कि आप बैठ करके गुरु के सामने बैठ करके जो आप ज्ञान लिए जा रहे हो, तो वही एक तरीके का तो वो जो ज्ञान है आपको उसको रिटर्न में डालना है। ठीक है, जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, सिटिंग डाउन नियर, मतलब गुरु के समक्ष बैठ करके, अपने टीचर के नियरेस्ट बैठ करके आप जो भी उनसे नॉलेज गेन करते हो वही। रेफरिंग टू द स्टूडेंट सिटिंग डाउन नियर द टीचर विल रिसीविंग स्पिरिचुअल नॉलेज, गुरुमुख, अदर डिक्शनरी मीनिंग्स, हिस्टोरिक डॉक्ट्रीन एज एंड सीक्रेट डॉक्ट्रीन। ठीक है, ये जो हम अपने टीचर्स के लिए इतनी रिस्पेक्ट है नहीं आजकल के दिनों में, बट उस टाइम बहुत हुआ करती थी। ठीक है, इसीलिए क्या होता लोग आश्रम में रह करके गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। एक नेक्स्ट टर्म आती है वो पुराण की। ठीक है, पुराण क्या होते हैं, पुराण जहां पर पूरे जो गॉड्स हुआ करते थे। ठीक है, देयर आर पुराण्स विच टेल अस अबाउट द फैमिली ट्री ऑफ द गॉड, ऋषि एंड रॉयल फैमिलीज, जो कि मतलब एक तरीके का फैमिली ट्री या उनके बारे में जो नॉलेज दिया करता था। ठीक है, जो भी एंशिएंट टर्ल्स होती थी, टेल्स हुआ करती थी, जैसे कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे होता है, अर्थ के बारे में, कि अर्थ के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शंस है, अर्थ किसके राउंड घूमती है, अर्थ का काम क्या है, कि वो अपने एग्जिस पे किस तरीके से घूमती है, सन और अर्थ के बीच का रिलेशन, फिर अर्थ और मून के बीच का रिलेशन। तो ये सारी चीजें जो होती है वो यहाँ पर मेंशन की जाती थी। तो पुराण भी हम लोगों ने यहीं पर देख लिया। अब बात करते हैं इपिक्स की। तो इपिक मतलब क्या होता है, तो इपिक को महाकाव्य भी कहते हैं, या ऐसे जो कि बहुत बड़े लेवल पे हो। ठीक है, और हमारे इंडियन कल्चर में या अभी तक के जो है दो ही इपिक्स है, एंड दैट इज रामायण एंड सेकेंड वन इज महाभारत। ठीक है, रामायण और महाभारत दोनों से ही हम फैमिलियर है। ठीक है, जो किसी के मतलब क्या कहना चाहिए, कोई एक रियल स्टोरी है, मतलब रियल एक्टिविटी है, एक पूरा पीरियड चलता है, रियल पीरियड, जिसको उन्होंने इस इपिक्स में शो किया है। ठीक है, द टू इपिक्स रामायण एंड महाभारत आर अनदर प्राइजलेस लिटरली कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, मतलब ये भी हमें वहां से मिले हुए हैं। रामायण के बारे में मतलब भगवान श्री राम की जो पूरी लाइफ जर्नी है उसके बारे में रामायण में लिखा हुआ है, डिटेल से लिखा हुआ है, और वहां से भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। फिर महाभारत की बात करें तो महाभारत जो है एक्चुअली में जो युद्ध हुआ था कौरव वर्सेस पांडव, इनके ऊपर लिखा गया है। लेकिन महाभारत से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हम गीता कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वो भी हम यहीं से कैरी करते हैं। फिर ये तो हमारे कौन से हो गए, रिलीजियस हो गए। ठीक है, जितने भी लिटरेचर्स के ऊपर बात की हमने वो रिलीजियस है। इसी में हम अगर बुद्धिस्ट के ऊपर जाए और जैनिज्म के ऊपर जाए तो इनकी भी बहुत सारे रिलीजियस लिटरेचर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने बुद्धिस्ट और जैनिज्म में भी पढ़ा था, शतपीठिका वगैरह एक्सेट्रा बहुत सारे थे। फिर उसके बाद में जताका टेल्स, पंचतंत्र जो है ये भी हमें उस टाइम के जो पीपल और जो सोसाइटी थी उसके बारे में बताते हैं, और यहाँ के बहुत सारे लाइफ लेसन्स जो मिलते हैं, है ना। पंचतंत्र जब पढ़ते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिलते हैं।
the society and give us lesson about the nature of man and how he react to different situation and circumstances. These story have a moral lesson which are relevant to us even today. मतलब जितने भी moral stories है यहाँ पर, जो भी situation है, तो actually हम वो use करते हैं अभी जो हमारी current situation है उससे निकलने के लिए. कहते हैं ना कई motivational कि भाई गीता पढ़नी चाहिए, या आपके जो भी religious literature है उसे पढ़िए, तो वहां से आपको कोई ना कोई solution तो मिल ही जाता है. एंड एक्चुअली ये वर्क करता है, तो मतलब ट्राई कर सकते हैं आप भी. फिर हम बात करते हैं सेक्युलर लिटरेचर के ऊपर. तो सेक्युलर लिटरेचर एक्चुअली में क्या होता है? अभी तक के हमने जितने भी लिटरेचर्स पढ़े हैं वो रिलीजियस थे, ठीक है. रिलीजियस इन द सेंस कि वो किसी न किसी रिलीजन से बिलोंग करते थे. जैसे हमने महाभारत और रामायण पढ़ी तो ये हिंदुइज्म से बिलोंग करते थे. देन हम बुद्धिस्ट पे जाते हैं, जैनिज्म पे जाते हैं, वैदिक कल्चर से कुछ मिलते हैं हमें, है ना, जो चारों वेद है वो हमें आर्यन के वैदिक कल्चर से ही मिलते हैं. तो अब आता है सेक्युलर, जिसमें धर्म का कोई रोल नहीं है, जो कि निष्पक्ष है, मतलब सभी के लिए होते हैं. तो ये कौन लिखते हैं? मतलब बहुत सारे जो अभी तक के हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे कि विक्रमादित्य के कोर्ट में थे कालिदास, है ना, बाणभट्ट, भाष, ये सभी कहीं ना कहीं होते हैं जो कि अपने अकाउंट्स लिखते हैं, अपना कोई ना कोई लिटरेचर देते हैं, तो वही होता है सेक्युलर लिटरेचर. तो अगर हम फेमस राइटर्स के ऊपर बात करें तो कौन कौन थे? कालिदास, शूद्रका, बाणभट्ट, भाष, ये सारे जो है एंशिएंट पीरियड से बिलोंग करते हैं. फिर अर्थशास्त्र, धर्मसूत्र जो है ये कौटिल्य ने लिखे हुए थे, और अर्थशास्त्र तो बहुत ही फेमस है. इवन आज के भी जो बिजनेसमैन एंड इकोनॉमिस्ट जो है वो अर्थशास्त्र को फॉलो करते हैं, ठीक है. और नॉर्मली स्टूडेंट्स भी जो है वो अर्थशास्त्र को फॉलो करते हैं, जिसमें इन्होंने क्या किया है, जिसमें उन्होंने जो भी रूलर्स के आइडिया होते हैं क्लियर, जो रेगुलेशंस वो डालते हैं, इकोनॉमिकली सोशल रेगुलेशंस जो होते हैं उस टाइम एशियन इंडिया के, वो सारी की डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाती है. फिर हम साउथ में बात करें तो तमिल का एक टेक्स्ट है जिसका नाम है संगम लिटरेचर, और वो भी हमें उस टाइम की सोसाइटी और कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. मतलब जो तमिल रीजन है वहाँ की जो भी सोसाइटी एंड कल्चर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. ये तो हमारे इंडियन हो गए. इस टाइम पीरियड में हमारे यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए थे, ठीक है, जैसे कि फाइहान, हेनसांग, ये सारे जो है, अभी हेनसांग का तो लास्ट वीडियो में ही हमने पढ़ा था, ठीक है. मेगस्थनीज हुआ, तो ये सब इंडिया आए. ये बहुत टाइम तक इंडिया में इन्होंने सरवाइव भी किया, मतलब इन्हीं जो रूलर्स थे, किंग्स थे, इनके अंडर में रहे, और यहाँ पे रह करके उस टाइम का जो भी कल्चर था, सोशल लाइफ थी, इकोनॉमिकली लाइफ थी, जो भी एटमॉस्फेयर जो भी था, तो उन सारे के बारे में जो डिटेल्स थी वो उन्होंने अपने अकाउंट्स में रखी. और ये अकाउंट ना सिर्फ उन्होंने अपने एरिया में जाके, मतलब वहाँ पे हमारे बारे में क्या कहना चाहिए, एक्सप्लेन करने में काम आया, इवन हमें भी आज काम आता है हमारे उस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है. द फेमस फॉरेन अकाउंट्स बाय ट्रैवलर एंड स्कॉलर लाइक फाइहान, हेनसांग एंड अकाउंट ऑफ द ग्रीक एम्बेसडर मेगस्थनीज through Endika give us a unique insight into Indian society and culture from the point of view of the foreigners. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. देखो, जो भी हमारे यहाँ के राइटर्स थे, तो भाई एक बात जाहिर सी बात है कि वो किसी ना किसी किंग के अंडर में ही रहते थे, तो इनकी मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती किससे रिलेटेड लिखे या उसकी तारीफ के बारे में लिखे जिस भी किंग के वो अंडर में है. बट ये लोग जो आते हैं तो ये तो फ्री है, हालांकि ये भी उनके अंडर में कुछ टाइम तक के रहे, क्योंकि ये ना रहने दे तो ये रह भी नहीं पाएंगे, ठीक है. बट फिर भी इन्होंने एकदम फ्री होकर के जो एकदम डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो लिखे. और अगर हम इनके अंडर कोर्ट के किसी राइटर के ऊपर बात करें तो वो क्या है, मोस्ट ऑफ उस राजा की तारीफ ही लिखेंगे. जैसे प्रशस्ति के बारे में हम पढ़ते हैं तो प्रशस्ति में क्या होता है, उनके मिलिट्री अचीवमेंट्स को ही डिस्क्राइब किया जाता है ना कि उनके नेगेटिव पार्ट को. अब भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला पोर्शन आया है हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर. अगर आप भी कहीं पे ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ये चैप्टर देखने के बाद में हो सकता है कुछ आइडिया आपको भी मिल जाए. देखो, आर्ट और आर्किटेक्चर में उस टाइम में एंशिएंट इंडिया में, जिस तरीके से अभी हम मिडाइवल इंडिया पढ़ेंगे आगे चल करके, तो वहां पर तो बहुत सारी देन तो है ही है, लेकिन जो एंशिएंट इंडिया है इसने भी बहुत सारी चीजें जो है उस टाइम की हमारे यहाँ अभी भी है. जैसे कि आप बौद्ध स्तूप देख रहे हो अभी, ठीक है, तो ये बौद्ध स्तूप अशोक द्वारा था, और जो कि यूनेस्को है ना, यूनेस्को की लिस्ट में भी ये शामिल है,
ठीक है, तो कितनी इंपॉर्टेंट है आप ये देख सकते हो। तो मौर्यन एम्पायर जो है इस टाइम में बहुत ही ज्यादा हाईली पॉलिश्ड पिलर जो है वो थे, मतलब उसके माउंटेन विद स्टैचू ऑफ एनिमल्स, ये सारी चीजें बनी हुई थी। गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी बना हुआ था। अजंता की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी आपको उस टाइम की। टेम्पल्स बिल्ड बाय पल्लव एंड चालुक्य, जो कि हम लोगों ने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। कौन सा शॉर टेम्पल था, 7 रथ टेम्पल थे, तो ये सारे जो है पल्लव द्वारा बनाए गए थे। चालुक्यों ने भी बहुत सारे मंदिर जो है वो बनाए, और वो भी स्टोन मंदिर, ठीक है, स्टोन टेम्पल। फिर हम और आगे बढ़े तो हमें बहुत सारे स्तूप और विहार भी मिलते हैं जो कि बुद्धिज्म के ऊपर भी बने हुए हैं। जैसे जो बौद्ध स्तूप है वो भी किसका है, बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। एसोसिएट विद बुद्धिज्म आर आल्सो रिच एग्जांपल ऑफ इंडियन आर्ट। देयर आर अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्तूप विच कंटेन प्रीशियस स्टोन, कॉइन एंड बॉडली रिमेन ऑफ द बुद्धा और हिज डिसिपल्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता था कि वो कहते हैं अस्थि अवशेष की आपके बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स और जो भी प्राइसलेस प्रीशियस स्टोन्स हुआ करते हैं, कॉइन्स हुआ करते थे, तो इन सबको इसके अंदर सेफली रखा जाता था। अ पाथ इज लेड अराउंड द स्तूप कॉल्ड प्रदक्षिणा which are surrounded by railing that is additional feature of the Sachi स्तूप। मैं तो गई नहीं हूँ, देखना पड़ेगा, बाकी हालांकि जरूर जाएंगे इस चैप्टर के बाद में। फिर हमारे पास में बहुत ज्यादा जो क्राफ्टमैनशिप है उसकी भी बहुत ज्यादा एग्जांपल है। जैसे कि एक आयरन पिलर आप मेहरौली में भी देख सकते हैं दिल्ली के, जो कि 7.2 मीटर हाइट है, जो कि गुप्ता जो डायनेस्टी है इसके दौरान बनाया गया था, मतलब अभी से लगभग 1500 ईयर्स अगो। ठीक है, और ये अभी भी रस्ट एंड कोरिजन फ्री है, मतलब आयरन का है, तो ऑब्वियसली अभी तक के तो इसने मतलब जंग वगैरह लग करके खराब हो जाना था, लेकिन आप देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी जंग नहीं लगा हुआ है। तो फिर इसमें मतलब जो क्राफ्ट्समैनशिप है वो कितनी बेहतरीन तरीके से की गई होंगी ये देख सकते हैं। फिर हमें अजंता की गुफा भी देखने को मिलती है इसी दौरान। द केव टेम्पल ऑफ अजंता एंड द famous Ajanta painting are magnificent example of art heritage। महाराष्ट्र में अजंता है, ठीक है, साथ ही में आपको एलोरा भी मिलेगा। ठीक है, एलोरा जो केव्स है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। फिर ये सारी जो है वो बुद्धिज्म की है, मतलब अजंता की जो पेंटिंग्स है और जो अजंता की गुफा है वो सब आपको किस रिलीजियस से मिलेंगी, ये सारे बुद्धिज्म के हैं। दीज पेंटिंग आर लाइफ लाइक एंड द ब्रिलियंस ऑफ देयर कलर हैज नॉट फेडेड इवन आफ्टर 14th सेंचुरी। अब ये जो पेंटिंग्स है इसकी सबसे ज्यादा स्पेशलिटी क्या है कि अभी तक के इसके जो कलर्स है वो किसी भी टाइप से फेड नहीं हुए हैं। वरना बारिश में तो हमारे यहाँ जो अच्छे से अच्छी पेंटिंग्स होती है वो भी फेड होनी शुरू हो जाती है। एक तो खुले एटमॉस्फेयर में है, और उस टाइम जब इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि एकदम हाईली रिकमेंडेड आप किसी अच्छे मतलब टाइप का कोई कलर यूज कर लो, और उस टाइम ये चीजें नहीं थी। मतलब उस टाइम के लोगों का दिमाग देखिए कि उन्होंने बिना फेड होने वाले कलर इन्वेंट कर लिए हैं, जिसके लिए हमें बहुत समय लगा इस टेक्निक को जानने के लिए। ठीक है, इन्होंने रस्ट फ्री जो आयरन है उसका स्तूप भी बना दिया। ठीक है, और हमारे यहाँ अगर हम नॉर्मली बारिश में भी एक चेयर रखे आयरन की तो वो जाके क्या हो जाती है, पूरी जाती है, उसमें पूरे जंग लग जाते हैं। बट यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग है जो कि जिसके ऊपर जंग का नामो निशान भी नहीं है। फिर टेम्पल्स के ऊपर बात करें तो जो हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले थे वहां पर टेम्पल्स भी बहुत बने हैं। जैसे पल्लव्स ने कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था। एलोरा कवर्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक इज एन आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ आर्ट फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल हो गया, शॉर्ट टेम्पल हो गया, 7 टेम्पल हो गया, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पल्स भी बने हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही टेम्पल आप इसे जूम करके देखेंगे या इसका ओरिजिनल पिक्चर गूगल पे जा करके देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा ही वर्क किया गया है। मतलब पत्थरों को इतने मतलब क्या कहना चाहिए बारीकियों से खुरेदा गया है कि उसमें कोई ना कोई आर्ट बना हुआ दिखाई देगा। देखो जैसे कि यहाँ पर लॉयन दिखाई दे रहा है, मुझे तो शायद ये लॉयन ही है, कभी चल के जरूर देखेंगे। बिल्कुल, इन महाबलीपुरम द पल्लव मेड द रथ टेम्पल। देखो जो 7 रथ टेम्पल की मैं बात कर रही थी, इसमें क्या है कि इन्होंने जो ग्रेनाइट है उसको काटा है, उसको कर्व किया है, देन उन्होंने 7 रथ टेम्पल जो है इसको बनाया है। द पल्लव्स ऑल्सो मेड temples with stone and bricks like Shore Temple at Mahabalipuram and the temple at Kanchipuram। जो Shore Temple है वो stone का बना हुआ है, और ये जो 7 Temple है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में मतलब बहुत सारे हिंदू टेम्पल बने हुए इंडिया में। ठीक है, जो सैंक्टम नोन एज, अच्छा कुछ ऐसे टेम्पल्स भी है जो अंदर बने हुए हैं जिसको हम गर्भगृह भी कहते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ हिंदू टेम्पल्स मेड इन एंशिएंट इंडिया एड
हैड द सेंट्रल सेंटम नोन एज गर्भगृह, मतलब जो एकदम सेंटर में बनता है ना, बीच वाला, ठीक है, एकदम जो बीच वाला जिसमें कहते हैं कि गर्भगृह में गेट बंद है अभी, फिर तब खुलेंगे, जिसमें भगवान वगैरह रहते हैं। तो ऐसी जगह पर बहुत सारे, मतलब क्या होता है, वेयर द इमेजेस एंड मूर्तियां भी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकती है, शिव की, विष्णु की, दुर्गा की, इस टाइप के, जो भी आप माने, ठीक है। जैसे कि आप अभी उज्जैन का मंदिर देख ले तो वहां पर भी गर्भगृह है ना, जो एकदम सेंट्रल है, ठीक है, एकदम सेंटर पे जाकर के होता है, इसे गर्भगृह भी कहते हैं। और एक गर्भगृह वो होता है जो जमीन के नीचे होता है, थोड़े नीचे साइड में होता है। बहुत सारे प्रीस्ट होते हैं जो कि गर्भगृह में जाकर के रिलीजियस रिचुअल जो है वो डन करते हैं, देखने को मिलता है आए दिन पंडितों को हम लोग वहां पर जाकर के होते हैं। द डिवोटीज ऑल्सो ऑफर्ड वर्शिप टू द डाइटी ऑफ इन द गर्भगृह, जो भी गर्भगृह होते हैं वहां पर, मतलब डिवोटीज, रिलीजियस, मतलब जो प्रिस्ट होते हैं, ये सब जाकर के अपनी पूजा अर्चना आराधना, और बाकी लड़कियों के नाम याद नहीं है तो वो ये सब यहाँ पर जाकर के करते हैं। हाँ, और जो गर्भगृह होते हैं उसके ऊपर एक शिखर होता है। अब शिखर क्या होता है, देखो जब कोई मंदिर है, तो देखो ये मंदिर है और यहाँ पर मतलब जो मेन है ना, मतलब मंदिर में तो आजकल बहुत सारे भगवान होते हैं, जो मेन भगवान है इस एरिया के, तो वो यहाँ पर है, मतलब उस मंदिर के जो मेन है, शंकर जी का देख लीजिए शिवलिंग, तो ये है, और उसके ऊपर ये जो इस टाइप का जो डिजाइन बना हुआ होता है ना, तो इसको कहते हैं हम शिखर। और हर गर्भगृह के ऊपर एक शिखर होता है। देखो जैसे मैं आपको यहीं पर बता दूं, ये देखो, ये रहा, ये है आपका गर्भगृह, इसको कहा क्योंकि यहाँ पर मेन है, और यहीं पर आकर के आपके पंडित वगैरह जो है ये पूजा अर्चना आराधना ये सारी चीजें करते हैं। और इसके ऊपर ये जो डिजाइन बना हुआ है ये किसका है, ये है शिखर, इसे ही हम शिखर कहते हैं, एकदम टॉपेस्ट होता है ये। तो ये हो गया आपका शिखर। अब हम बात करते हैं साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन के फील्ड में हमें क्या क्या मिला है, या उस टाइम एंशिएंट इंडिया में क्या क्या इनोवेशंस हुए हैं, कितनी चीजें हुई है। तो आपको पता है कि उस टाइम में हमने वरामिहिर देखे हैं, आर्यभट्ट देखे हैं, इतने सारे लोग देखे हैं, तो ऑब्वियसली इन्होंने बहुत कुछ किया है और हम ऑलरेडी इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम सिर्फ इसको रिवाइज करने वाले हैं। हमारे पास में एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, इस सब में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी जब एंशिएंट इंडिया था, ठीक है, तब उसी टाइम से हमने इसमें प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया था। अगर मैथमेटिक्स के ऊपर बात करें तो हमारे पास में कितने सारे इन्वेंशन हो गए थे, तो सबसे बड़ा तो वो था कि हमें शून्य मिल चुका था, जीरो मिल गया था। और ये जो जीरो वाला कॉन्सेप्ट है ना सिर्फ इंडिया में रहा, इवन ये जो अरब ट्रेडर्स थे उन लोगों ने भी सीखा, और पूरा की पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां तक के हमने इसको सप्लाई किया था, ठीक है, स्प्रेड फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। फिर उसके साथ में हमने न्यूमरेशन सिस्टम सीखा, डेसिमल सिस्टम जो है वो सारे कहाँ की देन थे, इंडिया की। और ये सारी ही चीजें ना सिर्फ इंडिया तक की रही, ये सारे वर्ल्ड में भी स्प्रेड होते गया धीरे धीरे, ठीक है। हम आर्यभट्ट के ऊपर बात करें तो मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। और जैसे कि आर्यभट्ट ने ही बताया था कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसका एक्चुअल साइज की पूरी तरह से गोल नहीं है, थोड़ा इसका शेप जो है वो हटके है, और ये पृथ्वी घूमती नहीं रहती है, ठीक है। एक्चुअल में सन है, और सन के सॉरी पृथ्वी घूमती है। पहले ऐसा लगता था कि सन आता है, मतलब पृथ्वी हम यही ऐसे घूम के ऐसे ऐसे इधर उधर आते जाता है, ठीक है। फिर इसने बताया कि एक्चुअली सन नहीं घूम रहा है, पृथ्वी इसका राउंड लगा रही है, तो इसलिए हमें है वो राउंड लगा रहा है। तो इन्होंने इसकी करेक्ट जो पोजीशन है वो भी बताई। ही पॉइंटेड आउट दैट सन इज स्टेशनरी एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट, ये भी बताया। और इनकी जो बुक है आर्यभट्टम, तो इसके अंदर भी उसने एस्ट्रोनॉमिकली और मैथमेटिकल जो भी थ्योरीज है वो सारी इन्होंने इसमें एक्सप्लेन भी की है। अगर हम बात करें मेडिसिन वाले सेक्टर में, तो यहाँ पर भी बहुत सारे, जैसे चरक थे, सुश्रुत थे, तो ये बहुत बड़े बड़े जो फिजिशियंस थे वो मिले। आजकल के डॉक्टर्स तो है ही है, लेकिन ये चीजें जो है वो बहुत पहले इनोवेट भी कर चुके थे। तो ये लोगों की जो बीमारी होती थी उसको डायग्नोसिस कर लेते थे, उस डिसीज के बारे में पता लगा लेते थे, और उसके अकॉर्डिंग इन्हें मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते थे ताकि वो क्योर कर पाए। सबसे बड़ा जो इनोवेशन था इन मेडिकल फील्ड, वो ये था कि इन्होंने सर्जरी जो है वो शुरू कर दी थी। मतलब सर्जरी के बारे में भी इन्होंने, यहाँ से पता लग गया था कि भाई सर्जरी क्या होती है, तो सुश्रुत हैड रिटन अबाउट द सर्जरी। तो ये चीजें हो गई थी, और बहुत बड़ी बड़ी जो बीमारी होती है वो भी इस टाइम में बता दी जा चुकी थी। अगर अब हम बात करें क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी की, तो भाई उस वक्त क्राफ्ट्समैन जो है वो हाईली लेवल्ड थे। क्यों? क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने अजंता पेंटिंग में पढ़ा था कि यहाँ पर जो कलर्स है, जो जिससे पेंटिंग बनी हुई है, वो फेड नहीं हो रहे हैं। तो
अच्छे तरीके वाले जो कलर है वो बनाए हैं। इन्होंने ब्लू कलर भी डिस्कवर किया एंड इट इज यूनिक दैट द कलर यूज्ड इन अजंता पेंटिंग स्टिल इवोक और आर एडमायरेशन। ठीक है, इसके साथ में जो स्टील था, ठीक है, स्टील का यूज भी यहाँ से शुरू हुआ और स्टील जो है वो हमने पूरे जो वर्ड के दूसरे पार्ट्स है वहां पे हमने ना पार्ट ऑफ द वर्ड वहां पे भी हमने उसको एक्सपोर्ट किया। हमने यहाँ तक के नहीं रखा, हमने बाहर भी इसको एक्सपोर्ट किया और इसके साथ में यहाँ पर जो इंडिया में है इसके बहुत सारे सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है वो इंडिया में थे और यहाँ के क्राफ्ट्समैन ने जो स्टील है उसको लेकर के भी बहुत सारी चीजें जो है वो इनोवेट की और बनाई भी थी। तो उम्मीद करती हूँ गाइज हमने जितना भी पहले पढ़ा था हाथ से आपको रिवाइज करके भी मजा आया होगा और अपने अपने इंडियन होने पर भी आपको प्राउड फील हुआ होगा कि सारी चीजें दी है, ना सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, सॉरी मेरी जबान फिसल रही है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर राइट, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, हर जो फील्ड है वहां पर हमने कुछ ना कुछ अपनी खूबियां बताई है, कुछ ना कुछ इनोवेशन वहां पर किया ही किया है। तो उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट वाला जब भी चैप्टर आएगा तब तक, सॉरी आज तो हमारा हिस्ट्री जो है वो फिनिश हो चुका है, मतलब हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है या जो एंशियंट इंडिया है वो फिनिश हो चुका है। अब आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, जल्दी ही मिलते हैं इसके Q&A वाले सेक्शन में।